स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये मैंने आपको पीपीटी भेजी थी और ये आपका जो 5th यूनिट है उसके उसके पूरा सिलेबस इसके अंदर है। इसमें आपके सिलेबस में नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट्स अमेंडमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about wildlife conservation. It includes different methods by which we conserve wildlife. There are two different methods. First one is ex situ conservation and second one is in situ conservation. Ex situ conservation is that in which we conserve wildlife in artificial methods, in artificial habitats. We get out wildlife from their natural habitats and implement different methods to protect them, to conserve them. And different methods which are generally used for ex situ conservation are botanical garden and zoological gardens, gene banks. In India, there is INGB, Indian National Gene Bank, and NBPGR, National Bureau of Plant Genetic Resources. And there are different seed banks and germ plant conservation centers where ex situ conservation methods are used for the conservation of wildlife. On the other hand, in situ conservation is that conservation in which all wildlife is conserved in their natural habitat, in their natural conditions, and it is done by the help of the provision of network of protected areas, the areas where there are rules and regulations to protect wildlife. And there are different types of protected areas. First one is national park, second one is wildlife sanctuary, third one is biosphere reserve, fourth is tiger reserve, and fifth is Ramsar sites. And various other protected areas are also used on the basis of their specified aims or goals. National parks, wildlife sanctuary, biosphere reserve, and tiger reserves, you have already listed all these four. Ramsar site is something new for it, and it is Ramsar sites are those protected areas which are generally constructed for aquatic conservation of aquatic ecosystem, and the name Ramsar has been taken from the place where the Ramsar convention was held in Iran. After that, the name Ramsar site has been taken, and it is used for the conservation of aquatic ecosystems. तो मैंने जो आपको पीपीटी भेजी थी उसमें गलती से इन सिटू कंजर्वेशन की जगह एक्स सिटू कंजर्वेशन लग गया है, लेकिन कल मैंने भेजा, मुझे लग रहा है आपने किसी ने पढ़ा नहीं तो आप इसमें इसको पॉइंट आउट करते हैं कि ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है, दूसरा भी एक्स सिटू नहीं हो सकता, दूसरा इन सिटू कंजर्वेशन है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि हम उनको प्राकृतिक आवास से निकाल के उनका कंजर्व करते हैं बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन की मदद से, जीन बैंक की मदद से, सीड बैंक की मदद से, जर्म प्लांट कंजर्वेशन की मदद से। और इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है हम उनको उनके प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए हम कंजर्वेशन करते हैं। हम ये उसमें कोशिश करते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ कम से कम हो या ना हो, इसलिए हमने बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, रामसर साइट, बहुत सारे इस तरह के प्रोटेक्टेड एरिया हैं। नेशनल पार्क वो होते हैं जहाँ पर कि किसी तरह भी की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, वहां पर आप खेती नहीं कर सकते, वहां गांव नहीं हो सकते, वहां आप पेड़ नहीं काट सकते, वहां नई पेड़ प्लांटेशन नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जिसमें कि हम उसके बाहर के जोन्स में खेती भी कर सकते हैं और चारा वगैरह भी एक लिमिटेड उसमें हम ला सकते हैं, प्लांटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं कर सकते। बायोस्फीयर रिजर्व विशेष तरह के रिजर्व होते हैं जिनमें कि कोर जोन, ट्रांजिशन जोन और आपका इस तरह के जोन्स होते हैं, इन जोन्स में जो सबसे बाहर की जोन है उनमें हम एक्टिविटी कर सकते हैं, बीच वाले जोन में कम कर सकते हैं, जो अंदर का कोर जोन है उसमें हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से 3 जोन इसमें होते हैं। टाइगर रिजर्व जो है वो केवल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, और जैसे हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था, कॉर्बेट एक टाइगर रिजर्व है। इस तरह रामसर साइट्स होती हैं जो जली इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये 2 तरह के तरीके हैं एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन के। आपके सिलेबस में यहाँ इस टॉपिक में नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि भारत में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रही हैं। तो इसमें 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी नहीं है, और दूसरे होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी होती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, नीलगिरी वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट एसोसिएशन, उत्तराखंड सेवा समिति। इस तरह के बहुत सारे एनजीओज हैं जो प्राइवेट सेक्टर के
ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए भारत में काम करते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बड़ी जो संस्था है या मंत्रालय है यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, भारत सरकार का वन और पर्यावरण मंत्रालय। इस वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही बहुत सारे सरकारी संस्थान आते हैं जो पूरे देश में वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। न केवल देश में, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट भारत में काम करता है और उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भारत में इम्प्लीमेंट करता है और जो भी उनके गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नए नए संस्थान और नई नई पॉलिसीज को यहाँ ड्राफ्ट करके उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कराता है। जो बहुत सारे और दूसरे संस्थान हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये बहुत सारे संस्थान हैं जो भारत में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको इसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक्सिटू कंजर्वेशन और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिख के अपने सारे नोट्स इसमें तैयार करने हैं।